हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल और स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 के सवालों को सॉल्व। तो देखिए 3.5 में क्या है, वज्र गुणन विधि। कौन विधि है? वज्र गुणन विधि। तो उसको पहले हम बताते हैं वज्र गुणन विधि क्या होता है। आपको जरा भी इसमें टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखिए क्या है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी क्रॉस का मतलब होता है, दिखेगा कैसे, अब इसको समझेंगे वज्र गुणन विधि को। तो देखिए कोई भी इक्वेशन मेरा किस फॉर्म में रहता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो कोई भी दो इक्वेशन मेरा, यानी दो समीकरण युग्म किसके फॉर्म में रहता है? इसके फॉर्म में रहता है। तो देखिए सबसे पहले एक चीज हम लोग समझते हैं कि प्रतिच्छेदी। देखिए हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं, अगर a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 रहे, इसको कैसी रेखा इसमें है? ये रेखा प्रतिच्छेदी है, हम बता दिए हैं। अब बोलेंगे इसका हल कैसा है, तो हल क्या है? अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल। ठीक है। अगर देखिए a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 रहे, a1 बाय a2 उससे लिए a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 रहे, तो देखिए उसका जो हल होता है क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है। कैसी रेखा आई? समपाती रेखा। ये क्या है? प्रतिच्छेदी, जो कि हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आगे देखिए a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 रहे, यानी कैसी रेखा है? समांतर रेखा। तो इसका जो हल होगा क्या होगा? कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है। ठीक है। तो इसका हल क्या आएगा? कोई हल नहीं है, यानी समांतर रेखा। तो देखिए हम ग्राफ में जैसा हिंट देते हैं, दो लाइन है, तो ये कैसा लाइन है? समांतर रेखा में है, यानी पैरेलल है। तो इसका क्या कोई हल है? कहीं क्रॉस किया है, एक्स वाई का वैल्यू इसमें निकाल सकते हैं हम? कभी नहीं निकाल सकते हैं। अगर देखिए तो यही है क्या? कोई हल नहीं है, यानी समांतर रेखा। अगर समपाती की बात करें तो यानी एक ही लाइन पे दूसरा लाइन भी रहता है। तो इसमें देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल है। यहाँ भी एक्स वाई का मान आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो कहीं भी आ सकता है मेरा। तो इसलिए जब समपाती रेखाएं रहता है, देखिए ये बोला पार्ट, जब भी समपाती रेखाएं रहेगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी कहीं भी मेरा आंसर हो सकता है। और ये क्या है? a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, यानी प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है, देखिए एक लाइन ऐसे गुजरा है, दूसरा लाइन ऐसे गुजरा है, तो इस जगह मेरा क्या प्रतिच्छेद किया? तो जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट किया तो उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते थे? एक्स वाई का जो वैल्यू आता था वही प्रतिच्छेदी बिंदु होता था। तो उसका हल क्या है? अद्वितीय हल है। ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। तो अब वज्र गुणन का फार्मूला भी देखते हैं, वो फार्मूला क्या है। अब देखिए हम फार्मूला कैसे निकालेंगे, वो भी वज्र गुणन विधि का। देखिए इसमें क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब देखिए हम पहले x लिखेंगे, x वाला टर्म, y वाला टर्म और 1। अब 1 क्यों लिखे? देखिए यहाँ पे a1 का जो मल्टीपल है क्या है? x है, तो इसलिए x को पहले लिखे। b1 का y है तो y लिखे, और c1 का मल्टीपल कुछ नहीं है तो 1 दे दिए। अब देखिए आपको कैसे लिखना है। a1 का गुणांक, a1 का गुणांक क्या है? x को पहले लिख दिए। अब देखिए x का गुणांक a1 तो है, लेकिन क्या b और c है क्या? तो b और c तो नहीं है, तो हम लिख देंगे b और
C। आगे देखिए y का गुणन कौन नहीं है, B1 है, लेकिन A1 और C1 नहीं है, जिसमें हम C ले लिए हैं तो A भी नहीं है, C और A नहीं है, B है। तो देखिए B इसके इर्द गिर्द आया क्या, नहीं आया। अब देखिए C1 का गुणन कौन है, एक देखिए एक यहाँ, अब एक का C1 है तो C1 यहाँ पे आ गया, तो B1 और A1 नहीं है, इसमें अलग आई, तो A हम ले लिए हैं, तो यहाँ क्या ले लेंगे, B। सब 1 में है तो 1 ले लेंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए x वाला टर्म यहाँ है, जिसमें B और C अलग है, B1 और C1 अलग है, तो B1 और C1 को लिख दिया हम। फिर देखिए y वाला टर्म में A1 और C1 अलग है, B1 तो है वो y के टर्म में, y से मल्टीप्लाई में, लेकिन C1 और A1 अलग अलग है, तो C1 और A1 लिख दिए। आगे देखिए y का हो गया। अब 1 का क्या है, यहाँ A1 है और B1 है, C1 तो 1 के मल्टीप्लाई में है, तो A1 और B1 को लिख दिए। इसी तरह फिर आगे क्या लिख देंगे, B2 C2 A2 और B2। यहाँ तक कैसे समझने में कोई दिक्कत। आगे देखिए अब करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मेरा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब देखिए मेरा फार्मूला जो निकलने वाला है, मेन फार्मूला x बाय B1 C2, देखिए तीर इंडिकेट कर रहा है मेरा इधर से इधर, यानी B1 C2, तो B1 C2 माइनस B2 C1 इधर से इधर चले गया। आगे देखिए इक्वल टू, अब y वाला टर्म C1 A2, तीर इंडिकेट कर रहा है पहले इधर से ऊपर से नीचे, यानी C1 A2। फिर देखिए C2 A1, क्या C2 A1, यानी इधर से इधर, फिर 1 वाला टर्म का 1 वाला का ऊपर से नीचे पहले, यानी A1 B2 और फिर A2 B1। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हुआ, वज्र गुणन विधि का। किसका फॉर्मूला हुआ, वज्र गुणन विधि का। तो देखिए अब और इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। सपोज हम x लिख लिए पहले और y लिख लिए और 1 लिख लिए, ठीक है। अब देखिए आपको क्या याद रखना है, BC CA AB, क्या याद रखना है, BC CA AB, और क्या याद रखना है, 12 21 12 21 12 21। तो देखिए हम अपने मन से दे देते हैं BC CA और AB माइनस में सब। अब क्या बोले, BC CA AB के बाद 12 21, यानी 12 21 12 21 12 21। तो देखिए मेरा सेम फार्मूला आया कि नहीं। तो आपको क्या याद रखना है, BC CA AB, x के नीचे BC, y के नीचे CA और 1 के नीचे AB, 12 21 12 21 12 21 सब माइनस में। तो यही था मेरा फार्मूला। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि कैसे फार्मूला आया। अब एक्सरसाइज के सवालों को भी सॉल्व करते हैं, तो चलिए देखिए क्या है सवाल। अब देखिए एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हम क्वेश्चन रीड कर देते हैं। आपको क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा होगा। देखिए, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। अभी तुरंत बता दिए हैं अद्वितीय हल। आगे देखिए, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, तीनों बता दिया अभी तुरंत। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अगर अद्वितीय हल होगा तो उसको हमको किस विधि से सॉल्व करना है, वज्र गुणन विधि से, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को लिख दिए, 1 का फर्स्ट यही है। तो इसको पहले चेक करेंगे क्या ये अपरिमित रूप से अनेक हल है या फिर अद्वितीय हल है, क्या है या कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले चेक करेंगे। देखिए A1 बाय A2 कंपेयर करेंगे इससे, तो x का मल्टीपल A1 है, तो यहाँ x का मल्टीपल क्या है 1। यहाँ पे देखिए नीचे वाला x का मल्टीपल A2, तो यहाँ A2 की जगह पे 3। B1 बाय B2 क्या है, देखिए -3 और -9। C1 बाय C2 क्या है, -3 और -2। देखिए -3 और -2, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस कैंसिल,
ये दोनों तो कट जाएगा, 3 3 जा 9। अब देखिए 1/3 इक्वल टू 1/3, 3/2 क्या इक्वल टू में होगा? नहीं होगा, यानी नॉट इक्वल टू 3/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी आपस में क्या आई? बराबर नहीं है। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर है क्या? नहीं है। तो जब तीसरा बराबर नहीं हो तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? कोई हल नहीं है। तो क्या लिखेंगे? अतः इस निकाय का कोई हल नहीं है। ठीक है, इतना आपको लिखना है, कोई हल नहीं है। क्या कि देखिए कैसा रेखा हुआ? समांतर रेखा हो गया। समांतर रेखा में कोई हल हमको मिलता है? कोई हल नहीं मिलता है। तो कोई हल नहीं मिला तो इसका हमको, जिसका अद्वितीय हल मिलता तो हमको उसका वज्र गुणन विधि से एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना होता। लेकिन यहाँ पे मेरा अद्वितीय हल नहीं आया। क्या आया? कोई हल नहीं आया। तो कोई हल नहीं आया तो हमको इसको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही छोड़ देना है। आगे नेक्स्ट सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है। तो देखिए नेक्स्ट जो है मेरा सवाल सेकंड क्या है? 2x + y इक्वल टू 5, 3x + 2y इक्वल टू 8। पहला समीकरण। दूसरा समीकरण ये दिया हुआ है। तो देखिए 5 को अपोजिट साइड ले जाएंगे, यानी 2x + y अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? -5 इक्वल टू 0। 3x + 2y -8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहला कर्तव्य मेरा क्या बनता है कि मुझको चेक करना है कि क्या हल अद्वितीय है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है या फिर क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे A1/A2। तो देखिए A1, आप एक काम कीजिए, इसको सेपरेट में कहीं लिख लीजिए। A1 का वैल्यू क्या है? यहाँ पे A1 2 है, A1 2। B1 y का मल्टीप्लाई में 1 है और C1 -5। A2 3 और B2 2, C2 क्या है? -8। आप इसको कहीं सेपरेट में लिख लीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए A1/A2 यानी क्या हो जाएगा? 2/3, B1/B2 1/2। तो क्या ये आपस में बराबर है? तो जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो तीसरा निकालने का कोई काम ही नहीं है, तीसरा निकालना ही नहीं है आपको। आपस में इसी को लिख देंगे, यानी 2/3 नॉट इक्वल टू 1/2। इसलिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब ये आपस में बराबर नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः इस निकाय का एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। ठीक है, इसको हम नीचे लिख देते हैं। इस निकाय का एक अद्वितीय हल है। ठीक, अब देखिए जब अद्वितीय हल आएगा तो मेरा क्वेश्चन में क्या था? जब हल अद्वितीय रहे तो उसको वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। तो अब इसको वज्र गुणन विधि लगाते हैं इसमें। तो लिखेंगे वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि मेरा देखिए फॉर्मूला क्या है? x, y और 1। क्या बताए थे? BC CA AB 12 21 12 21 12 21। देखिए BC आपको पहले लगा देना है, फिर CA, फिर AB और क्या 12 21 12 21 12 21, फिर 12 21 12 21। अब देखिए x B1 C2, तो वहां पे वैल्यू हम लिख दिए हैं सेपरेट करके B1 C2
यानी 1 इंटू -8 माइनस B2C1 2 इंटू -5 आगे y क्या है C1A2 यानी -5 इंटू 3 आगे देखिए C2A1 यानी -8 इंटू 2 1 वाला भी तो है, तो 1 वाला क्या है A1B2 आपको दिख रहा होगा, तो A1 और B2 यहाँ है 2 इंटू 2 माइनस A2B1 3 इंटू 1। अब देखिए x -8 हो जाएगा, 5 2 10 माइनस +10 हो गया, y -5 3 15 माइनस प्लस 8 2 16 1 2 2 4 -3 1 3। अब देखिए x/2 हो जाएगा 10 - 8 2, यहाँ क्या आ जाएगा y/16 - 15 1 इक्वल टू 1/4 में 3 क्या 1। अब एक बार आपको क्या करना है, एक बार इसको इसके इक्वल करना है, एक बार इसको इसके इक्वल करना है। तो जब इसको इसके इक्वल करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा मेरा, हम इधर लिख देते हैं x/2 इक्वल टू 1/1। तो x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, x का वैल्यू आ गया 2। आगे देखिए y/1 इक्वल टू 1/1, तो y इक्वल टू क्या आ गया 1। x का मान मेरा आ गया क्या 1 और y का भी मान आ गया 1। तो यही इसमें था कि जिसका हल अद्वितीय था तो उसको हमको किससे सॉल्व करना है, वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। तो फार्मूला आपको याद हो गया होगा, क्या है फार्मूला, x y और 1 देना है, बटम देना है, x के बटम देना है BC माइनस BC, फिर y के बटे में CA माइनस CA और 1 के बटे में AB माइनस AB, और फिर 12 21 अपने से लगा देना। फार्मूला आप कभी नहीं जिंदगी में भूलेंगे, ये मेरा गारंटी है। तो आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो है मेरा 3 क्या है, 3x - 5y इक्वल टू 20, 6x - 10y इक्वल टू 40। तो आप चेक करेंगे इसको भी उसी तरह, क्या चेक करना है कि क्या ये अपरिमित रूप से अनेक हल है या फिर अद्वितीय हल है। तो देखिए पहले 20 को अपोजिट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x - 5y - 20 इक्वल टू 0। इसमें देखिए 6x प्लस -10y है -10y, 40 अपोजिट साइड यानी माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए A1/A2 3 यहाँ पे 6 यानी 3/6 हो जाएगा, B1/B2 -5 -10, C1/C2। देखिए ये 3 2 6 माइनस कैंसिल, 5 2 10, C1/C2 -20 और -40, यहाँ पे 22 40, ये भी कैंसिल, यानी 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो क्या ये आपस में बराबर है, तो जब आपस में बराबर रहे तो इसको क्या लिखते हैं, इसलिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो जब मेरा तीनों बराबर रहे तो कैसा आई, अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी संपाती इसको कह सकते हैं। ये लाइन कैसा है, संपाती, कैसा रेखा आई, संपाती, ठीक है। तो देखिए अतः लिख देंगे, अतः इस निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल है क्योंकि तीनों क्या है, आपस में बराबर है। अभी हम तुरंत बता दिए हैं, अगर ये अद्वितीय हल रहता तब तो हम इसको वज्र गुणन विधि से सॉल्व करते, लेकिन अद्वितीय हल नहीं है तो हमको इसको सॉल्व नहीं करना है। तो आगे अब नेक्स्ट 4th देखते हैं, 4th क्या है। अब देखिए नेक्स्ट जो है क्या, x - 3y - 7 इक्वल टू 0, 3x - 3y - 15 इक्वल टू 0। तो इसको भी उसी तरह चेक कर लेते हैं, पहले A1/A2
यानी क्या हो जाएगा, x का मल्टीपल में 1, 3 का मल्टीप्लाई में, यानी x का मल्टीप्लाई में यहाँ 3 है। आगे देखिए b1/b2, y का -3, यहाँ y का -3। देखिए यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है कि बराबर नहीं है, 3 3 कट गया, यानी 1/3 नॉट इक्वल टू 1/1, आपस में बराबर नहीं है। तो जब आपस में बराबर नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी क्या हो जाएगा, अतः इस निकाय का एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। तो जब अद्वितीय हल है तो हमको इसको सॉल्व करना है आप किस विधि से, वज्र गुणन विधि से। तो चलिए देखिए, वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि मेरा क्या कहता है कि x y और 1 देना है, BC CA AB 12 21 12 21 12 21। तो x y और 1, BC CA और AB दे दिए, 12 21 12 21 12 21। अब देखिए कोई फॉर्मूला भूलेंगे क्या, कोई फॉर्मूला नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि इतना आसान तरीके से बता दिए कि आप कभी नहीं भूलेंगे फॉर्मूला को, ठीक है। तो देखिए अब वैल्यू हम पुट करते जाते हैं। यहाँ पे देखिए a1 यहाँ पे है, x का मल्टीप्लाई में 1 है, तो हम इसको सेपरेट करके लिख देते हैं, नहीं तो ऊपर लिख देते हैं। देखिए आपको कहीं लिख लेना है, उससे क्या होगा, वैल्यू पुट करने में कोई परेशानी नहीं होगा। a1 1 है, b1 -3, c1 -7, और देखिए यहाँ पे a2 3, b2 -3 और c2 क्या, -15। आपको क्या करना है, सेपरेट लिख लेना है, उससे क्या होगा कि वैल्यू पुट करने में परेशानी नहीं होगा। तो देखिए x बाय b1 c2, तो देखिए b1 c2 -3 -15 माइनस b2 c1, तो यहाँ देखिए b2 c1 -3 -7, तो -3 -7 इक्वल टू y बाय c1 a2 यानी -7 और क्या है 3, -7 इंटू 3 माइनस c2 a1 -15 a1 1 यानी -15 इंटू 1, आगे है 1 बाय a1 b2 यहाँ है b2 यानी 1 इंटू -3, a2 b1 3 इंटू -3, ठीक है। अब देखिए x अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 15 3 जा 45, फिर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस ही हो जाएगा, चेंज नहीं होगा इसमें, 7 3 जा 21। आगे देखिए y अपॉन -21 माइनस माइनस प्लस, 15 1 जा 15, 1 बाय -3 1 जा 3 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए क्या करना है, x इसको जब माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 5 में 1 4 2, y इसका वैल्यू -6 आ जाएगा। देखिए 15 -21 यानी -6 और 1 9 -3 यानी 6। अब क्या करना है, एक बार इसके इक्वल करना है, एक बार इसके इक्वल करना है, तो एक बार इसको इक्वल कर देते हैं, यानी x बाय 24, इतना पार्ट अलग है, ठीक है। x बाय 24 इक्वल टू 1 बाय 6, तो यानी 6x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24 1 जा 24, तो x इक्वल टू 24
बाय 6। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 4 जा 24 यानी 4। आगे देखिए एक बार इसके इक्वल करेंगे तो x बाय -6 1/6, तो 6x इक्वल टू -6 हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी y, यहाँ पे x नहीं है, x तो इधर है ना, y, तो y इक्वल टू -6 अपॉन में 6 कट गया, यानी y का मान कितना आ गया, -1। ठीक है, तो x का मान आ गया -1 और x का मान 4 आ गया, सॉरी, और y का मान आ गया -1। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल हम चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।